चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो आज हम करने वाले हैं MPS 003, ठीक है, जिसका नाम है इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। अब आज हम इस वीडियो में करने के वाले हैं, इस वीडियो में हम टॉप 10 हाई यील्ड एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इन्हीं 10 में से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, वो आपको अटैम्प्ट करके आने हैं बस, ठीक है। जैसे मैं बताऊँगा वैसे अटैम्प्ट कर लेना, आपके 80% मार्क्स से ऊपर ही आएंगे, ठीक है। उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक सजेशन है मेरी तरफ से कि आप अगर ये वीडियो लेट के देख रहे हैं तो लेट के मत देखना, बैठ के देखना आराम से, अपना कॉपी पेन लेकर जो मैं बताता रहूँगा वो लिखते रहना, ठीक है। इस वीडियो में मेरा मोटिव क्या है, मैं आपको मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जो बच्चा यहाँ पे स्टूडेंट ये पेपर वीडियो देखने आया है उसको अब तक इतना ज़्यादा नहीं आता होगा MPS 003 के बारे में, ठीक है। तो मेरा काम यहाँ पर क्या है कि आपको सबसे आसान तरीके से समझाना और एग्ज़ाम में कैसे लिख के आना है वो बताना, है ना। तो मैं यही करने वाला हूँ। मैं आपको कंसेप्चुअली बताऊँगा कि आपको मतलब क्या पता होना चाहिए इस चीज़ के लिए, वहाँ आप लिख के खुद आ जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अब हम यहाँ पे बैठे हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वेलकम टू द MPS मैट्रिक्स एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आता ही आता है वो है पोस्ट 1991 डेवलपमेंट, ठीक है। तो 1991 में ऐसा क्या हुआ जो इसका इतना रेलिवेंस है ना। तो इस टाइम पे हमारी PV नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। और इनके टाइम पर क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, जब फॉरेक्स रिजर्व जो थे इंडिया के पास वो सिर्फ 2 दिन के बच गए, ठीक है। अब इन 2 दिन के फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए, लाइक इनको और फैलाने के मतलब बढ़ाने के लिए क्या किया है इंडिया ने, IMF से लोन लिया, ठीक है। और IMF से लोन लेने के साथ साथ लाइसेंस राज खत्म करा, ठीक है। लाइसेंस राज कैसे खत्म करा, वो खत्म करने के लिए वो लेके आए LPG रिफॉर्म। ये आपने ज़रूर सुना होगा LPG रिफॉर्म। LPG रिफॉर्म क्या होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये आया कब, 1991 में। तो इसका रेलिवेंस है। अब इससे हुआ क्या, अगर LPG रिफॉर्म आ गया तो ठीक है, एल जो लिबरलाइजेशन है उससे उन्होंने लाइसेंस ख़त्म करे, ठीक है, जिसके थ्रू जो और चीज़ें हैं वहाँ पर एक्सपेंशन हो पाया प्राइवेट कंपनीज़ का। प्राइवेटाइजेशन में भी सेम यही चीज़ हुई कि प्राइवेटाइजेशन में जो हमारे लाइक जैसे एयरलाइंस थी वो प्राइवेटाइज हुई, ठीक है। जो हमारी बाकी कंपनीज भी थी वो भी इन चीज़ में आगे आ पाई। तो ग्लोबलाइजेशन तो आपको पता ही है, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जो इंडिया की मार्केट है वो बाहर के लिए खुल गई, जो बाहर की मार्केट है वो इंडिया के लिए खुल गई, है ना। तो इससे क्या हुआ, अब डोमेस्टिक जो हमारी मार्केट थी उसका एक्सपेंशन हुआ। तो एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या, हमारा जो ग्रोथ रेट था आज तक, मतलब आज तक इन द सेंस कि 1991 तक हमारा ग्रोथ रेट जो था वो 3% का था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ 1991 डेवलपमेंट के बाद, ये जो 3% का ग्रोथ रेट था ये बढ़ के हो गया 6%, 8% और कभी कभी 9% भी छू जाता है ना। तो अब ये बात तो हो गई, बट यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए कि पहले जो ग्रोथ रेट था वो 3% था, ठीक है। 3% कब था, जब हमारी जो इकोनॉमी थी वो ग्लोबलाइज नहीं थी, है ना, लिबरलाइज नहीं थी, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था। और ये चीज़ें करने के बाद हमारा जो ग्रोथ रेट है वो लगभग डबल हो गया और उससे ज़्यादा ही हो गया, है ना। तो ये जो 3% था, इस 3% को बोलते हैं हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है। ये हम नहीं बोलते, ये बाहर की कंट्रीज बोलते थे कि इनकी ग्रोथ रेट तो हिंदू ग्रोथ रेट है। हिंदू ग्रोथ रेट मतलब कि स्लो ग्रोथ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जरूर लिख के आ सकते हैं कि पोस्ट 1990 डेवलपमेंट के बाद जो हमारा हिंदू ग्रोथ रेट था वो उठ के आ चुका है 6 to 8% पे, जो कि बाकी कंट्रीज के कंपेरेटिव में मतलब उनसे भी अच्छा ही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सिंस 1991 इंडिया अडॉप्टेड LPG मार्केट रिफॉर्म विच जनरेटेड मैसिव वेल्थ, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट हुआ हमारी कंट्री में। However, this economic growth often clashes with democratic demand of welfare, subsidies and local communities. अब अगली चीज़ आती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया, बट आपको पता है प्राइवेटाइजेशन का लाइक प्राइवेट कंपनीज का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट जनरेशन, है ना। तो क्या प्राइवेट कंपनी ये देखेगी कि लाइक एक मार्जिनलाइज ग्रुप है, इसको फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना। तो ये तो नहीं देखेगी वो प्राइवेट कंपनी। तो क्या हुआ, जो एक वर्ड यूज़ करते हैं इनहेलेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन मैं एडिट करके लगा दूंगा यहाँ पे नीचे स्पेलिंग वर्ड की, ठीक है। तो जो वो हुआ, शुरू हुआ लोगों का, ठीक है, मतलब रीजनलाइजेशन शुरू हुआ कि जो कुछ मॉडर्न एरियाज है वहाँ पर तो बहुत डेवलपमेंट हुआ, बट जो रूरल एरियाज रह गए अपने वो पीछे रह गए, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है। हाउएवर दिस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफन क्लैशेस विद डेमोक्रेटिक डिमांड ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर मतलब जो हमारे DPSP में मेंशन है ना, DPSP में हम बता रखा है कि लाइक कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, बट वो हो रही थी, ठीक है। सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराना, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराने में क्या इशू आया, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कब होगी, जब लाइक
थोड़ी गवर्नमेंट चीज़ें ज़्यादा होगी, है ना, और गवर्नमेंट के लाइक जो किराना शॉप है और जो बाकी सारी चीज़ें थोड़ी गवर्नमेंट की साइड होगी, बट आगे जाके इनका भी सोल्यूशन निकला है, ऐसा नहीं है कि इनका सोल्यूशन नहीं निकला, बट सब्सिडीज़ वगैरह पे इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो लोकल कम्युनिटी राइट्स जो है वही जो मैंने बताया, रूरल एरियाज़ में ऐसे जो लाइक अर्बनाइजेशन जो था वो सारा लाइक जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती है वो सारी अर्बन कम उसमें हो रही थी सिटीज़ में, और यहाँ पर नहीं होती, रीजनलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर लिख के आनी है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इस पैराग्राफ को ही आपको एक्सपेंड करके आ जाना है बस वहाँ पर, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा ये पैराग्राफ। इसके अलावा कुछ जगह जैसे बैंगलोर, ठीक है, पुणे, नोएडा, ये तो सारे आईटी हब बन गए ना एक तरीके से। तो ये सब भी किसकी वजह से हुआ, 1991 के डेवलपमेंट की वजह से हुआ, जहाँ पर जो हमारी मार्केट थी वो बाहर की मार्केट से एक्सप्लोर कर पाई, ठीक है, उनको। फिर उसके बाद यहाँ पे कोट भी मैंने दे रखा है, अगर आप कोट यूज़ कर पाए तो वो भी ज़रूर लिख के आना है। कोट लिख के आओगे फिर 90% से ऊपर पक्के नंबर है हर, अगर आप क्वेश्चन में लिख के आ रहे हो, ठीक है। तो ये था 1991 डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड इसके ऊपर अब आप आराम से लाइक एक्सपेंड करके आप उसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड पे आते हैं हम, कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स। अब इस पे तो वैसे टॉपिक बहुत घिसा पिटा टॉपिक है कि आपको पता ही होगा कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स में क्या होता है, ठीक है। तो इसको जो आपको पता है आपको वही लिख के आना है, ठीक है। इसके लिए मैंने एक पैराग्राफ ऐड करा है, इंस्टेड ऑफ डाइंग आउट कास्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंडियन डेमोक्रेसी, लोअर एंड मार्जिनलाइज्ड कास्ट कंसोलिडेट देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इनटू वोटिंग ब्लॉक टू कैप्चर पावर एंड नेगोशिएट सोशल जस्टिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने एक कोट सुना होगा, अगर सुना होगा तो, कि इंडियंस डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट, ठीक है। कि इंडियन जो है वो कास्ट को ही वोट करते हैं अपनी, ठीक है। तो अब ये चीज़ ज़्यादा कहाँ देखी जाती है, जो हमारी लोअर क्लासेज होती है या फिर जो हमारी मार्जिनलाइज क्लासेज होती है, ठीक है। इन क्लासेज में ये देखा जाता है कि ये ज़्यादातर अपनी कास्ट को वोट करते हैं, ठीक है। क्यों वोट करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनकी कास्ट का कोई बंदा आएगा तो फिर इनको ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये चीज़ अभी नई नहीं है। अब ये चीज़ हम देखते हैं थोड़ा 100 साल पहले से, जब हमारा पूना पैक्ट साइन हुआ था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के उनमें, ठीक है, आपस में। तो अब उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे जो बी आर अम्बेडकर थे वो कह रहे थे कि हमको चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है, दलित्स के लिए। तो गांधी जी नाराज हो गए, तो उन्होंने पूना पैक्ट साइन करा कि ऐसा नहीं होगा, हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं करेंगे, बट हिंदू और दलित्स के साथ में एक साथ वोट लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ 100 साल पहले से चलती आ रही है। तो अब इंडिपेंडेंस मिली, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो ये इनके लिए जो राइट्स की बात हो रही थी, यहाँ पर रिजर्वेशन मिल गया, ठीक है। रिजर्वेशन मिल गया, उसके बाद तो वही चल रहा है कि रिजर्वेशन है, बट लोगों को लगता है कि हम अगर कोई अपर कास्ट का पर्सन आएगा इलेक्टेड होकर तो फिर हमारे जो राइट्स है वो लाइक वो हमारे राइट्स के साथ जस्टिस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम कास्ट एंड पॉलिटिक्स में वैसे भी अपने आसपास देखते ही है। तो हमको यही लिखना है, सबसे पहले लिखना है वो वाला कोट कि इंडियंस वोट देयर कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट, ठीक है। उसके बाद आपको शुरू करना है अपना 100 साल पुराने वाली कहानी से, पूना पैक्ट और बी आर अम्बेडकर वाली, जिसमें बी आर अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स होता है कि अगर जैसे आपको लाइक मान लो 10 पर्सन हैं दलित से, ठीक है, 10 people are from Dalit community and other 100 people are from like upper caste or some Hindu community in the like upper class, ठीक है। तो अब जब वोटिंग होगी तो एक अगर पर्सन दलित कम्युनिटी का इस वोटिंग के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो 100 पीपल है ना, ये इस इलेक्शन इस पर्सन के लिए वोट नहीं करेंगे, ये जो 10 लोग हैं बस यही वोट करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, जो दलित पर्सन होगा या फिर जो भी जिसको भी अलाउ करे सेपरेट इलेक्टोरेट, बस उस कम्युनिटी के लोग वोट करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स का, और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, द कंसोलिडेशन ऑफ बहुजन समाज पार्टी टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर इन यूपी, फोर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव अटेंशन टुवर्ड दलित अपलिफ्टमेंट। कि अब क्या होता है कि जो पार्टीज़ भी होती है वो भी अपने ऐसे जानबूझ के ऐसे कास्ट बेस वो दिखाने लग जाते हैं कि हम अगर आ गए तो दलित को अपलिफ्टमेंट करेंगे, ठीक है, हम अगर आ गए तो मुस्लिम को अपलिफ्टमेंट देंगे, हम अगर आ गए तो हिंदूज को देंगे अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है इसके अंदर, तो फिर उसी का एग्जांपल आप लिख के दे सकते हैं। और वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसे किसी पार्टी का नाम नहीं लेना उसमें, ठीक है। तो फिर बस यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। बाकी अगर आप पेपर में लिखेंगे तो पार्टी का नाम मत लिख के आना, कहते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज डू दिस, ठीक है। फिर इसके लिए भी नीचे कोड दे रखा है, आप देख सकते हैं। अब अगला देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स। अब रिलीजियस पॉलिटिक्स क्या होता है, अनलाइक वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इंडिया कम्प्लीटली कट ऑफ रिलीजियस फ्रॉम वेस्टर्न, ठीक है। अब देखो क्या था, वैसे यहाँ पे अनलाइक नहीं,
लाइक वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ये होता है कि कट ऑफ होता है। इंडियन में तो बल्कि ऐसा होता है, देखो इंडिया में क्या होता है, जैसे मान लो स्टेट है, ठीक है, ये आप हो या फिर ये आपका रिलीजन है, ठीक है, तो अब स्टेट जो है वो आपके रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है, बट आप क्या स्टेट के काम में इंटरफेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते। मतलब आप मतलब रिलीजन नहीं कर सकते इंटरफेयर, है ना। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल, ठीक है, प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, प्रिंसिपल डिस्टेंस के ऊपर, कि ये क्या होता है, रिलीजियस पॉलिटिक्स में क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो आप बताओगे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल डिस्टेंस और एक होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस में क्या होता है कि स्टेट आप में इंटरफेयर नहीं करेगी, आप स्टेट में इंटरफेयर नहीं करोगे। आप इन द सेंस आप यहाँ पर रिलीजन हो, ठीक है, मान लो आप हिंदू से हो, तो आपका कोई भी अगर लॉ है मान लो, तो वो अगर हिंदू उसमें स्टेट के काम को रोकता है तो वो रोक देगा, मतलब आप उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं रोक पाएगा आपका जो रिलीजियस वो है नॉर्म है, ठीक है। और ऐसे स्टेट का जो है स्टेट आप में इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इक्व डिस्टेंस। अब आपको समझ आ जाएगा, यहाँ पे हम इक्वली डिस्टेंस रख रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल डिस्टेंस, मतलब एक आप में इंटरफेयर कर सकता है बट आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, मतलब रिलीजियस उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंडिया में यही पॉलिटिक्स चलती है कि स्टेट तो आपके रिलीजन में इंटरफेयर कर देगी, जैसे जैसे कि हमने देखा शाहबानू केस, ठीक है, 1980s में। तो उस केस में क्या हुआ, जो हमने देखा था कि वुमेन के राइट्स के लिए केस लड़ा गया, ठीक है। अभी कुछ साल पहले ट्रिपल तलाक केस वो लड़ा गया था। ट्रिपल तलाक केस में भी क्या था, उसमें भी रिलीजन के ऊपर लिया गया कि स्टेट ने तो रिलीजन में इंटरफेयर कर दिया, बट रिलीजन क्या स्टेट में इंटरफेयर कर पाया? नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल वहाँ लिख के आने हैं, ठीक है, कि सेकुलरिज्म मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल बिलीफ। अच्छा, इसमें आप आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल्स कौन से? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, ठीक है। अगर आपको आर्टिकल्स पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। आप बस इनका मेंशन कर देना वहाँ पर। इसके अलावा आर्टिकल आप यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल 15 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल 19 यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप अब तक आपको 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और कैसे लिखने हैं वो भी आपने एक अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं ना। रेजिलियंस ऑफ फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है। मान लो एक हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में एक पार्लियामेंट है ना। पार्लियामेंट में किसके लोग रहते हैं? सेंट्रल के, है ना, सेंटर के लोग रहते हैं। अब ये सेंटर के जो लोग हैं इनके ऊपर एक होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का मेंबर होता है, ठीक है। ये लेजिस्लेचर होता है, अगर आपको पता हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 चीज़ें होती है। तो लेजिस्लेचर कौन हो गया? पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग रह गए, ठीक है, इनके ऊपर हो गया प्रेसिडेंट। अब ये जो चीज़ है प्रेसिडेंट सेंटर, इसके नीचे क्या आता है फिर? स्टेट, है ना, जो अपनी विधानसभा, विधान परिषद, ये सब होते हैं। तो जब हम पावर को 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं उसको बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। बट अब क्या इंडिया एक फेडरल स्टेट है? ठीक है, क्या इंडिया एक फेडरल है? तो ये आप सोच के बताइए मुझे। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने बताया है कि हाँ यार, नीचे स्टेट ऊपर सेंटर है, तो 2 चीज़ें हो गई, तो इंडिया का फेडरलिज्म हो गया। तो इंडिया फेडरलिज्म मतलब फेडरल स्टेट है, बट इंडिया है क्वासी फेडरल, ठीक है। तो क्वासी फेडरल, ठीक है। अब क्या है क्वासी फेडरल? क्वासी फेडरल मतलब होता है आपने 2 पावर में डिवाइड तो कर रखा है, बट जो अपर पावर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो नीचे वाली पावर है उससे, ठीक है। तो इंडिया में ये कैसे है? जैसे आपने देखा होगा, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लग गया, लद्दाख में प्रेसिडेंट रूल लग गया, है ना, जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लग गया, और बाकी सारी चीज़ें इमरजेंसी लगा दी गवर्नमेंट ने, है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि अगर आपने पहले पॉलिटी पढ़ी हो कि गवर्नर ने प्रेसिडेंट को अपना बिल दे दिया आगे, मतलब होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हमारे फेडरल इंडिया को क्वासी फेडरल बनाती है, जहाँ पर हमारा सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल यूज़ करेंगे और इसको एक्सप्लेन करके आएंगे कि इंडिया क्वासी फेडरल कैसे है, ठीक है। तो क्या है? डिस्पाइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बायस टुवर्ड सेंट्रल पावर, जो कि मैंने बताया क्वासी फेडरलिज्म की डेफिनेशन है। द राइज ऑफ रिलीजियस पार्टीज एंड कोalition मॉडल्स फोर्स नेगोशिएशन, ठीक है। स्टेट एक्टिवली डिफेंड देयर रिसोर्सेज, लैंग्वेज एंड ऑटोनॉमी। अब मान लो ऐसा कुछ है हमारे पास, तो स्टेट का क्या काम रहेगा, है ना। अगर प्रेसिडेंट रूल लग जा रहा है या फिर इमरजेंसी लगा देगी गवर्नमेंट, तो स्टेट का क्या काम है? तो स्टेट यहाँ पे यही फोकस करते हैं कि वो अपने रिसोर्सेज, लैंग्वेजेस, ऑटोनॉमी, इन सब चीज़ों को, पावर को, इन सब चीज़ों को प्रिजर्व कर पाए, है ना, कि जितना सेफली रह पाए उतना सेफली चले। बट
ऐसा हर जगह नहीं होता, बाकी कंट्रीज जो होती है उनमें फेडरलिज्म भी होता है जहाँ पर स्टेट के पास ज़्यादा पावर रहती है, ठीक है, या फिर इक्वल पावर रहती है। तो उस उन टर्म्स में हम ये ऐसे ही चीज़ें यूज़ नहीं करते कि प्रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने उनका डेवलपमेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है देन, है ना। जैसे कि जीएसटी काउंसिल में क्या है, जीएसटी काउंसिल में सेंटर के भी मेंबर्स होते हैं और स्टेट के मेंबर्स होते हैं, है ना। अगर आपको बताओ तो जीएसटी काउंसिल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फेडरलिज्म का, ठीक है। ऐसी काफ़ी सारे और अच्छे एग्जांपल है, जैसे कि सेंटर के जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो स्टेट में काम करते हैं, है ना। तो ऐसे भी ये भी एक अच्छा एग्जांपल है फेडरलिज्म शो करने का। तो एक आप कोट यूज करते हैं तो कोऑपरेशन इज द की टू फेडरल सर्वाइवल। अब इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट और आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, जब सेंटर जो है वो स्टेट की हेल्प करे, ठीक है। तो सेंटर स्टेट की हेल्प कब करेगा, जैसे कि मान लो कोई पुलिस फोर्स वो प्रोवाइड करानी है ना, या फिर कुछ और चीज़ें प्रोवाइड करानी है, कोई फंड प्रोवाइड कराने हैं, या फिर स्टेट कुछ कोऑपरेट कर रही है कि अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई अच्छी स्कीम निकाली है तो उसको अपने एंड पे भी इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रही है ना। तो ये सारी चीज़ होती है कोऑपरेट करना, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि कोऑपरेट करना मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आगे आते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है, हम 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब आपको नीचे का छोड़ो, मैं मतलब हाथ से छोड़ो, मैं आपको यही से बताता हूँ। तो अब क्या है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। अगर आपको पता हो, पहले तो वो मीडिया थी नहीं एंशियंट टाइम में, है ना। तो एंशियंट टाइम में लोग कैसे बात फैलाते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, बस लोग आपस में बात करते थे एक दूसरे से, है ना। और जो बात थी वो ऐसे ही आगे चलती रहती थी, है ना। देन उसको बोल देते थे मीडिया एक बार को, बल्कि मीडिया को एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर क्या आया, फिर आपने देखा होगा प्रिंट मीडिया आई, ठीक है। कुछ टाइम में ऐसे न्यूज़पेपर छपने लग गए, ठीक है। अब न्यूज़पेपर छपने लग गए तो न्यूज़पेपर में आपने अभी देखा होगा कि न्यूज़पेपर में तो आप पैसे दे के अपना ही आर्टिकल लिखवा सकते हो, है ना। तो वो भी एक तरीके से देखो कितना बायस है कि अगर आपके पास प्रिंट मीडिया है, आपके पास एक न्यूज़पेपर है, तो गवर्नमेंट बोल सकती है कि भाई तुम्हें ये नहीं छापना, तुम कुछ और ही छापो, ठीक है। तो और आप पैसे दे के भी करा सकते हो, तो इसको तो ऑल्टर करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो प्रिंट मीडिया भी एक तरीके से रिलायबल नहीं है। अगला अगर हम देखें जो अभी कुछ टाइम से शुरू हुआ है, जब इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स वगैरह सब लाइक ईजी हो गए, एक्सेसिबल, देन हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। टीवी में जो न्यूज़ चैनल हम देखते हैं वो हो गए, सोशल मीडिया हो गए, है ना। टीवी का हो गया, सोशल मीडिया हो गया, बाकी मीडियाज़ हो गई, जो मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, मतलब न्यूज़पेपर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं है बट अभी इस टाइम पे जो चलते हैं मैगजीन और न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये भी कुछ मीडियाज़ है अब जो चलते हैं। तो अब इनका रेलिवेंस क्या है, ठीक है। मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है इंडियन डेमोक्रेसी का, ठीक है। बट अगर हम टाइम टू टाइम एवोल्यूशन देखें तो मीडिया तो बहुत इवॉल्व करी है ना। तो एट प्रेजेंट जो है सोशल मीडिया की वजह से जितना हमारा जो डेमोक्रेसी लिबरलाइज हुई है, लिबरलाइज मतलब क्या होता है, लिबरलिज्म का मतलब होता है कि आपकी मतलब फ्रीडम टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, ठीक है, कि आपके जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट तरीके से हो पाए। तो सोशल मीडिया की वजह से जो हमारे पॉलिटिकल ओपिनियंस है एज वेल एज जो पॉलिसी मेकिंग है वो काफ़ी एनहांस हो गई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ का क्रिटिक जो है आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएगा, है ना। तो इसमें आप यही एक्सप्लेन करके आना है, आपके पास क्वेश्चन यही आएगा कि मीडिया का एवोल्यूशन बताओ। आप सबसे पहले लिख के आओगे कि पहले मीडिया एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो लोग जो है वो आपस में बात करके उसको ट्रांसफर करते थे, ठीक है। देन आती है प्रिंट मीडिया काफ़ी अच्छी थी क्योंकि ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती थी, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे कि इसको एल्टर करना बहुत आसान था। अगली चीज़ क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे सोशल मीडिया या फिर टीवी में जो न्यूज़ हम देखते हैं वो, इन दोनों ही चीज़ों से हम जो है अपनी डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करते हैं कि जो क्रिटिक्स होते हैं, ठीक है, उसके उनकी वजह से पॉलिटिकल ओपिनियंस बनते हैं लोगों के, और जो उन्हीं की वजह से जो पब्लिक पॉलिसी है वो बनती है और या फिर चेंज होती है, ठीक है। जैसे कि कई सारे स्कैम्स जो है वो न्यूज़ वाले जब रिपोर्ट करते हैं तब पकड़े जाते हैं। वैसे न्यूज़ इतनी अच्छी है नहीं हमारी, इंडिया की रैंकिंग 151 आउट ऑफ 184 कंट्रीज़ कुछ आती है, ठीक है। बट स्टिल आपको लिख के तो आना ही पड़ेगा ये है ना। तो फिर यही आप देख सकते हैं, इट कनेक्ट सिटीजन्स टू पॉलिसी मेकर्स थ्रू इट्स राइज ऑफ प्रॉफिट ड्रिवन मॉडल रिस्किंग टर्निंग इनटू इन्फॉर्मेशन नेटवर्क इनटू एक्वास चैम्बर, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल पे देखा मैंने, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सपोजिंग स्कैम फोर्सिंग द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरवीन एंड प्रॉम्प्टिंग इंस्टेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिसी चेंज, ठीक है। मतलब क्या है कि
किसी इंडिविजुअल जर्नलिस्ट ने कोई स्कैम पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट में उसको इंटरव्यू करा और उसके अगेंस्ट लॉ बना दिया। तो यही तो है मतलब मीडिया का काम है ना, कि आप एक्सपोज करो एक तरीके से, है ना, या और मतलब पॉलिसी मेकिंग जो उसको बेटर कराओ। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आना है, सेम यही स्टोरी लिख के आनी है, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तो आई होप यार आपने स्कूल में भी कई बार लिखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है रिसोर्स का यूज ऐसे करना जो फ्यूचर जनरेशन में पास होता है। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन में पास करना क्यों है? मान लो आप आज कोल जलाते हो, है ना, तो क्या ये कोल आज जलने के बाद कल आप यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। तो एक दिन तो कोल ख़त्म हो जाएगा, तो आप इलेक्ट्रिसिटी का क्या करोगे, है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाओगे? तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आगे भी यूज़ कर सको जो अभी आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले शुरू करना सोलर पावर से। ठीक है, लिख देना इंडिया का जो सोलर पावर का मिशन था, जो इंडिया ने टारगेट करा था 2030 तक अचीव करने का, उतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया ने 2025 में अचीव कर लिया। ठीक है, तो इसी चीज़ से क्वेश्चन शुरू करना, ठीक है, हमेशा। अब आगे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है ये तो बता दिया मैंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है ये भी बता दिया मैंने, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा ये तो पता नहीं, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन यही आएगा, वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट टू इंडियाज़ ग्रोथ और डेवलपमेंट, ऐसे करके कुछ, या फिर इंडिया को जो अपना 2047 का टारगेट है विकसित भारत बनने का, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको यही बताना पड़ेगा कि इंडिया सोलर के ऊपर फोकस कर रहा है, इंडिया न्यूक्लियर के ऊपर फोकस कर रहा है, इंडिया विंड के ऊपर फोकस कर रहा है, विंड एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा एक और होती है, इंडिया टाइडल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहा है। टाइडल एनर्जी क्या होता है? टाइडल एनर्जी में लाइक जो हमारे कोस्टल एरियाज है वहाँ पर हम पावर प्लांट्स लगाते हैं, और जब टाइड्स आती है तो उनके प्रेशर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, आपको विंड तो पता ही होगा, विंड टर्बाइन सकते हैं वो वाले, ऐसे कुछ दिखते हैं यार, ड्राइंग तो मेरी अच्छी नहीं है, नहीं ऐसे कुछ दिखते हैं वो, है ना। तो फिर ये विंड टर्बाइन होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लाइक डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है, बस आप लिख के आ जाना होगा, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये चीज़ लिख के आओगे। इसके अलावा इंडिया ने अडॉप्ट करे 17 SDGs गोल्स। ठीक है, ये जो 17 SDG गोल्स है, SDG गोल क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इन 17 डेवलपमेंट गोल्स को जो है इंडिया को 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर लिख के आओगे कंक्लूजन के टाइम पे कि ये करके आना है इंडिया को। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई, एक बार पैराग्राफ देख लेते तो मैं लिख के लाया आपके लिए। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज यूजलेस इफ इट डिस्ट्रॉयज नेचर, है ना, ये तो आपको पता ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिमांड दैट रिसोर्स एक्सट्रैक्शन टुडे डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द बेसिक सर्वाइवल ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जैसे कि स्केलिंग अप हाई टेक सोलर पावर प्लांट अक्रॉस गुजरात, राजस्थान, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग एंटायरली ऑन फॉसिल फ्यूल थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब मान लो आपने लिख दिया कि ये यूज़ करोगे तो हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा अपना, है ना, कि टर्बाइन यूज़ कर लिया हमने, सोलर पावर यूज़ कर लिया, बट अब इसमें आप चैलेंजेस भी लिख के आओगे कि चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं हमको ये चीज़ें लगाने में। अगर ये चीज़ें बहुत आसानी से लग रही होती तब तो हम कोल क्यों यूज़ कर रहे होते ना, हम तो फिर इन्हीं को यूज़ कर रहे होते शुरू से ही। तो अब ये हम चैलेंजेस लिखेंगे यहाँ पर। चैलेंजेस क्या क्या है? ये जो सेमीकंडक्टर से बनते हैं, ये सेमीकंडक्टर हम इम्पोर्ट करते हैं चाइना से। ठीक है, तो एक तरीके से तो हमने यहाँ का प्राइस हटाया और यहाँ पे लगा दिया सारा प्राइस, क्योंकि हमको तो इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा वो भी। दूसरी चीज़ क्या है, इनकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है ना। तीसरी चीज़ क्या है, जो विंड टर्बाइन अगर आपको लगानी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है, और इंडिया का तो हाल ऐसा है कि लैंड के अगर आपको क्लियरेंस चाहिए तो उसमें तो साल ही साल लग जाएंगे, है ना, केस लग जाएंगे उस पर तो, कि लैंड क्लियरेंस इज फ्री। अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जाओगे तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या दिक्कत है भाई? न्यूक्लियर एनर्जी में दिक्कत है जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको अच्छे से डंप ना करना, है ना, वो कहीं भी डंप कर देना। तो इसमें ये सारी चीज़ें है। टाइडल वाले में क्या दिक्कत है? टाइडल में अपने टाइमिंग की दिक्कत है कि ज़रूरी थोड़ी है 24 आवर्स ही अपने जो इनफ टाइड्स आ रही हो जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लिख के आओगे इसके अंदर। तो आई थिंक आपको लाइक ये वाला क्वेश्चन तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप इसमें कितने अच्छे से काफ़ी कुछ लिख के आ सकते हैं। इसके बाद अगर आप चैलेंजेस लिख के आ रहे हैं इसका सोल्यूशन भी लिख के आ सकते हैं, है ना। क्या उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है कि धीरे धीरे करके इनकी मतलब इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करी जाए, है ना। विंड टर्बाइन्स में जो है जो लैंड क्लियरेंसेस है उनको इजी करा जाए। न्यूक्लियर में जो हम डंप कर रहे टॉक्सिक जो मटेरियल है उनको रेगुलेट करा जाए अच्छे से, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी है जो काफ़ी सारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रो पावर एनर्जी भी होती है, उसके लिए क्या दिक्कतें हैं, जैसे कि डैम्स बनाने पड़ेंगे, है ना।
उसमें भी लैंड क्लियरेंसेस चाहिए, और जो इकोलॉजिकल लॉस होगा, जैसे कि एनिमल इधर से उधर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें भी हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पीजेंट एंड फार्मर्स मूवमेंट। ठीक है, देखो अब पीजेंट्स एंड फार्मर्स मूवमेंट में क्या आपको लिख के आना है, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आएगा, एवोल्यूशन बताओ इस चीज़ का। ठीक है, या फिर पीजेंट एंड फार्मर मूवमेंट के ऊपर 200-500 वर्ड्स लिख के आओ। तो इसका एवोल्यूशन क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा अभी मेरे ख्याल से 2019 में 2019 या फिर 2020 में जो अपना फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, है ना, जहाँ पर हम नहीं, फार्मर्स जो थे वो रेड फोर्ट पे चढ़ गए थे और वो सब जो हुआ था। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोटेस्ट था, इसके कंटेक्स्ट में आपको क्वेश्चन लिख के आना है। ठीक है, कि शुरू से क्या यही हालत थी इंडिया की? नहीं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं था, ठीक है, तब भी फार्मर्स प्रोटेस्ट होते थे। तब क्यों होते थे? फेमीन्स की वजह से। फेमीन्स क्या होता है? फेमीन्स होता है भुखमरी। ठीक है, कि खाने की कमी पड़ जाना और लाइक ड्रॉट्स पड़ जाना, एग्रीकल्चर पे लॉस होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसको बोलते हैं फेमीन, इंग्लिश में FAMINE। ठीक है, अब जो शुरू शुरू में था, वो जो पीजेंट्स मूवमेंट होते थे वो होते थे फेमीन की वजह से, कि भूखमरी हो गई। ठीक है, बट इंडिया फिर हो गया इंडिपेंडेंट। अब तो भाई फेमिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश तो चलो खाना लेके बाहर भेज रहे थे, बट अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, अब क्यों हो रहे मूवमेंट्स हो रहे हैं ना? तो इस टाइम पे मूवमेंट हो रहे थे लाइक बहुत स्लो ग्रोथ की वजह से, है ना, या फिर जो सीड्स है, सीड्स ना मिलना, फर्टिलाइजर्स ना मिलना, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स ना मिलना, इन सब चीज़ों के ऊपर प्रोटेस्ट होने लग गई कि हमारे पास चीज़ें ही नहीं है जो हम उगाए, है ना। फिर आता है एक पॉइंट 1967। ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, एंड इसके बाद जो कोalition गवर्नमेंट है वो बननी शुरू हुई। इस टाइम पर जो प्रोटेस्ट होते हैं वो होते हैं, मतलब प्रोटेस्ट नहीं, इस टाइम पे क्या होता है कि जो यहाँ पर सारे इश्यूज थे ना, सीड्स कम मिलना, यहाँ पर आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, जो सीड्स की अवेलेबिलिटी होती है, हाई ईल्ड शीट वो वेराइटी, ठीक है, HIV, ठीक है, तो वो प्रोवाइड कराना फार्मर्स को, है ना। दूसरा पेस्टिसाइड प्रोवाइड कराना, अगला फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराना, ठीक है, और इनके साथ साथ गवर्नमेंट एक काम करती है, वो देती है MSP। ठीक है, MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अब MSP तो आपको पता ही होगा मतलब एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो अब MSP में क्या दिक्कत आई? गवर्नमेंट ने तो MSP दे दी कि चलो ठीक है, आपको ये क्रॉप उगाओगे तो आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाएगा। कि मान लो अगर आपने 100 रुपये की चीज़ उगाई, ठीक है, मार्केट में आपको उसका प्राइस मिल रहा है 90 रुपये, तो अगर आप हमारे पास आओगे हम आपको 100 रुपये दे देंगे। ठीक है, एक तरीके से इसको ईजिली समझ लो, MSP ये होता है। ठीक है, तो अब MSP के बाद क्या हुआ? लोगों ने बोला कि यार अगर मैंने इतनी चीज़ उगाई और वो बस 100 रुपये की, ठीक है, तो उनको लगा कि MSP का प्राइस जो है वो पहली बात तो बहुत लिमिटेड चीज़ों के ऊपर है। ठीक है, कि बहुत लिमिटेड चीज़ों के ऊपर ही MSP लाइक अप्लाई होती है। दूसरी बात, जो MSP है वो काफ़ी मतलब इनफ नहीं है हमारे लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ के ऊपर तब से प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए, मतलब पोस्ट 1980s के बाद से मान लो। ठीक है, पोस्ट 1980s के बाद से इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए कि जो MSP है वो हमारे लिए मतलब फेयर नहीं है। ठीक है, तो अब MSP का क्या हाल था? ये जो प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पर, ये MSP के ऊपर हुआ था। ठीक है, कि MSP के अंदर और चीज़ें इंक्लूड करो या फिर MSP का प्राइस बढ़ाओ, ठीक है, कुछ तो करो। तो अब क्या बात आती है, अब आपको पता है कि MSP के ऊपर अगर दिक्कत चल रही है, तब आपको क्वेश्चन में क्या लिखना होगा? MSP के बारे में ज़रूर लिखना होगा। MSP में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, ठीक है, और MSP का सोल्यूशन क्या क्या है। ठीक है, चैलेंजेस जैसे क्या हो गए? गवर्नमेंट के पास भी तो लिमिटेड फंड है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट अगर फंड करेगी तो प्राइवेट क्या करेगा? तो PPP मॉडल अप्लाई नहीं हो पा रहा। PPP मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट जो कंपनीज है वो भी प्राइवेट सेक्टर है वो भी इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर, डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड नहीं हो रहा। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि रिसोर्स अवेलेबिलिटी कम है ना, रिसोर्स अवेलेबिलिटी नहीं है। और सॉल्यूशंस है क्या होगा इन चीज़ के? जैसे कि हम MSP से हट के बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग पे, है ना, या फिर जो हॉर्टिकल्चर होता है उसके ऊपर। तो ऐसी ऐसी जो अलाइड एक्टिविटी होती है, फिशिंग के ऊपर भेज सकते हैं फार्मर्स को। तो ये जो ऐसी चीज़ें होती है ना, इनको सॉल्यूशन आप लिख के आओगे। तो ये था अपना पूरा पीजेंट एंड फार्मर मूवमेंट का लाइक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको पूरी स्टोरी लिख के आनी पड़ेगी। तो इसके अभी एक बार अगर हम पैराग्राफ देखें, पीजेंट मूवमेंट इवॉल्व डायनामिकली
Before the 1970s, they fought feudal lords, basic post 1980s, commercialized farming, focus on international market and minimum support price, ठीक है। तो यही पूरी स्टोरी का एक तरीके से समराइजेशन था जो मैंने आपको बताया पूरा अभी, ठीक है। तो अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं, 10 क्वेश्चन करेंगे बस, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे। जेंडर एंड डेवलपमेंट, और ये क्या है, वुमेन इन डेवलपमेंट। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जेंडर इन डेवलपमेंट और वुमेन इन डेवलपमेंट में, ठीक है। और GAD, देखो जेंडर इन वुमेन इन डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि आपने वुमेन को इंक्लूड कर लिया डेवलपमेंट की प्रोसेस में, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मेट्रो का जो फर्स्ट कोच है ना भाई, वो वुमेन के रिजर्व है, ठीक है। और लाइक ठीक है, इस वाले में बोल दिया मैंने कि वुमेन के रिजर्व है। दूसरी चीज़ क्या बोल दी कि 33% सीट्स जो है पार्लियामेंट में वो वुमेन्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। पंचायत में वुमेन्स के लिए रिजर्व है। ये सारी चीज़ें मैंने बोल दी, बट क्या इससे वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा ना, या आप बताओ सोच के हो रहा है तो, ठीक है। तो आपका भी आंसर आएगा इससे वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये तो आपने बस जगह दे दी, आपने इनको अपलिफ्टमेंट करने का कुछ काम थोड़ी करा है ना। ये हो गया वुमेन इफेक्टिवनेस, ठीक है। अब अगला क्या आएगा, GAD क्या होता है, जेंडर एंड डेवलपमेंट। जेंडर एंड डेवलपमेंट में क्या आता है, इसमें आप मानो कि जैसे मान लो मैंने वुमेन के लिए कोर्स तो दे दिया, बट बाकी कोचेज में जाने के लिए और उनको ट्रेन करा गया, ठीक है, कि आप अगर ये चीज़ और करेंगे तो आपको यहाँ पे और अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। जो जेंडर इनइक्वालिटी है उनको ख़त्म करने के लिए मतलब इक्वली प्रमोट करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए वो, जैसे कि मुद्रा स्कीम लेके आई गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें जो फीमेल है उनको ईजी लोन मिल सकते हैं ताकि उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना बनना पड़े, है ना। बाकी चीज़ भी हमने देखी गई जिस मतलब जो डायरेक्टली हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती है, ठीक है। अब वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको जितना कुछ आता है आप सारा लिख के आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख के आएंगे, यहाँ पर आप सिर्फ वुमेन को एक जगह प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि अगर आपने मान लो कि एक हॉस्पिटल खोल दिया कि यहाँ पे वुमेन काम करेंगे, बट आपने ट्रेन नहीं करा कि यहाँ पे वुमेन काम कर भी सकती है नहीं कर सकती, आपने उस जगह खोल के दे दी, तो वो एम्पावरमेंट नहीं होगा। वो होगा सिर्फ आपने स्पेस दे दिया, ठीक है, वो होगा सिर्फ आपने प्रोवाइड कर दी उनको जगह। तो द शिफ्ट फ्रॉम वुमेन इन डेवलपमेंट टू जेंडर एंड डेवलपमेंट इज रेवोल्यूशनरी. WID aim simply adds women in current structures without changing them. GAD aim to rewrite societal power relation and break institutional patriarchy, ठीक है। कि वही जो इंस्टीट्यूशनल पैट्रियार्की है जो पहले से हमने देखते आ रहे, जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ है वो खत्म करने के लिए होती है। जैसे कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करी स्विंग मशीन वर्सेस पासिंग डीप लीगल रिफॉर्म गिविंग डॉटर इक्वल शेयर इन एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप, ठीक है। जैसे कि एक तो हो गया आपने वो स्विंग मशीन दे दी वुमेन को, ठीक है। दूसरा हो गया कि आपने जो है वुमेन को राइट्स दिए कि जो आपके फादर की लैंड है वो अब आगे जाके आपकी हो जाएगी, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये आपको पता हो तो, कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले से सन के ऊपर जो थी वो लैंड ट्रांसफर होती थी, लेकिन वुमेन को भी दे दिया आपने, ठीक है। वुमेन को आपने फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर दी। फ्री लीगल एड क्या होता है, मतलब कि जैसे आपके ऊपर कभी कोर्ट का केस चल रहा है तो आपके मतलब आप उनको बोलिए कोर्ट को और वो आपको वो वकील प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करी गई है। तो क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा, या तो वुमेन इन डेवलपमेंट पूछेगा या तो जेंडर एंड डेवलपमेंट पूछेगा। किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा आपको दोनों चीज़ें ही लिख के आनी है, ठीक है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे आता है जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। देखो जुडिशरी तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे होते हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये आपको पता है? तो नाम से अगर हम देखें जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी किसी चीज़ का रिव्यू कर रही है यहाँ पर। अब किस चीज़ का रिव्यू कर रही है ये सोच के देखते हैं। किस चीज़ का रिव्यू कर सकती है? क्या जुडिशरी इस चीज़ का रिव्यू करेगी कि आपने आज क्या खाया, है ना? इस चीज़ का रिव्यू तो नहीं करेगी। जुडिशरी इस चीज़ का रिव्यू करेगी कि पार्लियामेंट में क्या लॉ पास हुआ, पार्लियामेंट में जो लॉ पास हुआ क्या वो सही था या गलत था, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आता है जुडिशियल रिव्यू के अंदर, जिसमें जुडिशरी के पावर एक पावर होती है, जुडिशरी के अंदर एक पावर होती है जिसके थ्रू वो जो पार्लियामेंट में या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो रहे हैं इन सब के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रख सकती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, ठीक है, और जुडिशियल ओवररीच क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म अगेन सेम चीज़, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अगर वो यहाँ पे सिर्फ बोलते कि खड़े होकर खाना खाना इज़ नॉट अलाउड तो दैट्स फाइन, बट उन्होंने उसमें इंटरवीन करके अपनी आर्बिट्रेरीनेस घुसा दी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू का, मतलब जुडिशियल ओवररीच का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन जो आएगा जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, जिसमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछा जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बताओगे जुडिशियल रिव्यू इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, उसको एक्सपेंड करने में जुडिशियल रिव्यू का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। कैसे बहुत बड़ा हाथ है कि जुडिशियल रिव्यू जो है
उसकी वजह से ही आज आर्टिकल 21 के अंदर 30 से भी ज़्यादा प्रोविजन थे, 30 मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा 30 से, तो बट काफ़ी सारे प्रोविजन थे जो कि जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू ही ऐड करे गए। आर्टिकल 19 जो है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके अंदर भी जो हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो गई, या फिर इंडिया का फ्लैग जो है वो अपने घर पे लगा सकते हो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही आई है। ठीक है, तो अब हम अगर देखें, जुडिशियल रिव्यू एम्पावर सुप्रीम कोर्ट टू चेक executive overreach. It ensured that any policy passed by parliament aligns strictly with the fundamental structure of constitution. और जुडिशियल रिव्यू जो है वो इंडिया के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मान लो आपके घर पे भी कुछ रूल्स होंगे, है ना, तो आपके पापा ने आपके लिए रूल्स बना दिए कि भाई मतलब ये चीज़ ख़राब नहीं कर सकते, बाकी सब तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, कि तुम्हें ये तो मेरी मर्जी का करना पड़ेगा, बट बाकी सब तुम कुछ भी कर सकते हो अपने घर में, ठीक है। तो ऐसे रूल सबके होते हैं कुछ ना कुछ ना, तो वही बात है, बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो इंडिया का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि ऑफिशियल नहीं है पहली बात, बट बेसिक स्ट्रक्चर है, वो डिफाइंड भी नहीं है क्या है। तो जो इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जुडिशियल रिव्यू आता है, मतलब पार्लियामेंट जो है वो जुडिशियल रिव्यू को नहीं छेड़ सकती। जो जुडिशरी है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें ऐड कर सकती है अपने जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। तो यही सारी चीज़ें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया एनजैक। एनजैक क्या था, ये एनजैक है अपना जो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, और जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम होता है उनको चेंज करके जो एनजैक पार्लियामेंट लेके आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मतलब इसमें होता क्या था, एक्चुअल में बताता हूँ। जैसे पहले क्या होता था, कॉलेजियम सिस्टम बनता था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे 5 जज बैठे, ठीक है, उन्होंने डिसाइड करा कि भाई हम इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं, ठीक है, तो बन गया जज। तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने बोला कि यार ये तो चीटिंग है, तुम तो अपना सब नेपोटिज्म ले आओगे यहाँ पर, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने बोला हम लेके आते हैं एनजैक। एनजैक लेके आए। एनजैक में उन्होंने बोला कि एक कमेटी बनेगी जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर होंगे और जजेस भी होंगे, वो सब मिलकर डिसाइड करेंगे भाई कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ही गिरा दिया कि ऐसा नहीं होगा, हम जो कॉलेजियम सिस्टम था वही बनेगा, ठीक है, और इसको बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी है जो मैंने बताया, जुडिशियल ओवररीच की बातें है ना, कि जुडिशरी ऐसे भी करते हैं कि जैसे एनजैक जो है उसको गिरा दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल गए, तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है। लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम, रीजनलिज्म एंड एथनिक आइडेंटिटी, ठीक है। इसके लिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले, रीजनलिज्म स्प्राउट्स व्हेन कम्युनिटीज़ फील नेग्लेक्टेड बाय नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। देखो क्या हुआ, मान लो मैं रहता हूँ दिल्ली तो चलो एक डेवलप्ड एरिया हो गया, मैं रहता हूँ थोड़ा आसपास के एरिया, चलो रिवाड़ी में, ठीक है, रिवाड़ी अगर आपको बता दो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, मैं रहता हूँ रिवाड़ी में। अब मान लो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, ठीक है, वो स्कीम हर जगह अप्लाई हो गई और रिवाड़ी में नहीं हुई। और रिवाड़ी ने बोला, रिवाड़ी के लोगों ने बोला कि यार हम तो अलग रहेंगे क्योंकि हमारी जो एथनिक आइडेंटिटी है वो इसी जगह से है, हम डेवलपमेंट नहीं चाहते, मतलब चाहते भी है नहीं भी चाहते, बट मतलब इस ये जो स्कीम तुमने निकाली ये वाला डेवलपमेंट हमारे यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो आसपास की जगह है वो ज़्यादा डेवलप हो गई और ये जगह जो है अनडेवलप्ड रह गई, अंडर डेवलप्ड रह गई, या फिर इसी को बोलते हैं रीजनलिज्म, कि आसपास के एरियाज जो है वो डेवलप्ड हो और एक जगह जो है वो अनडेवलप्ड रह जाए, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लूँ, मान लो ये कोई एक स्टेट है जिसमें इतना एरिया, मतलब इतने एरिया में लोग रहते हैं और इतने एरिया में लोग रहते हैं, मतलब इस एरिया में रहते हैं और इस एरिया में रहते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, पूरा डेवलपमेंट कर दिया, ठीक है, बट यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता ना बहुत मुश्किल था, या फिर पूरे जंगल जंगल थे बीच में, तो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे वो नहीं पहुंच पाए, जो स्कीम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं पहुंच पाया, ठीक है, और जो बाकी सारी फैसिलिटीज़ थी, कम्युनिकेशन चैनल्स नहीं पहुंच पाए, बाकी सारी चीज़ें थी वो नहीं हो पाई। तो अब क्या हुआ, ये एरिया तो पूरा डेवलप हो गया, बट ये एरिया जो था ये रह गया डेवलपमेंट में। इसी चीज़ को बोलते हैं रीजनलिज्म, कि एक एरिया डेवलप हो जाना, एक एरिया डेवलप ना होना, ठीक है। अब उसके भी कई सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, रोड फैसिलिटीज़ ना होना, कम्युनिकेशन चैनल्स ना होना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कोई एथनिक आइडेंटिटी, मतलब कोई ट्राइबल ग्रुप अपना मना ही कर दे कि हमको डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं, तो दे यूज डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, एंसेस्ट्रल बॉर्डर एंड ट्राइबल आइडेंटिटी टू असर्ट क्लेम्स एंड डिमांड सेपरेट ऑटोनॉमी, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन रीजनलिज्म या फिर एक्सप्लेन एथनिक आइडेंटिटी इन द रोल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप बताओगे सबसे पहले तो यही कि रीजनलिज्म होता क्या है, फिर आप बताओगे रीजनलिज्म के चैलेंजेस क्या आते हैं फिर गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर चैलेंजेस क्या क्या आएंगे अब, कि रीजनलिज्म अगर हो गया तो ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपका जो एक लाइक पॉपुलेशन का पोटेंशियल जो है, डेमोग्राफिक पोटेंशियल, वो आपका डाउन जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, जो भी लाइक
एजुकेशन जो है, एजुकेशन सिस्टम, या फिर जिन चीज़ों की हम बात करते हैं, सिविक सेंस की बात करते हैं, इंडिया के SDI रैंकिंग की बात करते हैं। SDI रैंकिंग क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसकी रैंकिंग की बात करते हैं, वो सारी डाउन जाएगी, है ना। और बाकी सारी चीज़ें जो होगी कि लाइक इलिटरेसी बढ़ेगी इंडिया के अंदर, है ना। और जो कुछ एरिया है वो डेवलप हो जाएंगे, कुछ एरिया बिल्कुल अंडर डेवलप रह जाएंगे, तो वहाँ पे बाद में जाके फंडिंग और लगनी पड़ेगी। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं। इसके सॉल्यूशंस क्या आते हैं? सॉल्यूशंस जैसे कि आप सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर वो तो जा नहीं सकता यहाँ से यहाँ तक आप केबल्स तो बिछा नहीं सकते, क्योंकि वैसे वो एरिया डेवलप नहीं है, तो आप केबल से कहाँ जाओगे? तो सैटेलाइट इंटरनेट ले सकते हैं ना। इसके बाद डिजिटल लिटरेसी आप प्रोवाइड करा सकते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो सिमिलर है वो आप लिख के आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लिख के आ सकते हैं पेपर के अंदर। बाकी मेरे ख्याल से अब आपको ये जो 10 क्वेश्चन थे, एक बार मैं अगर आपको दिखा दूँ शुरू से वापस एक बार जल्दी से। सबसे पहले हमने देखा 1991 के रिफॉर्म, जो कि LPG रिफॉर्म था। आपको पता चला LPG रिफॉर्म में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। देन कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स, ये तो आपको सबसे अच्छा समझ आएगा मेरे ख्याल से, कि लोग अपने कास्ट को ही वोट करते हैं रेदर देन वोट कास्ट करने की जगह पर, ठीक है। तो उसी चीज़ को आपको एक्सपेंड करके लिख के आना, जो मैंने आपको चीज़ें बता दी वो आप लिख के आ जाना अच्छे से। एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स वही होता है कि लाइक इंडिया का जो रिलीजियस है वो इंटरवीन नहीं कर सकता, बट स्टेट जो है वो इंडिया के उसमें वो इंडिया के रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती है, जैसे कि हमने देखा था ट्रिपल तलाक केस के अंदर, ठीक है। तो ये होता है एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स। अगली चीज़ जो देखते हैं हम, वो देखा था हमने फेडरलिज्म क्या देखा था? सेंट्रल स्टेट के बीच में डिवाइड होनी चाहिए पावर्स जो है, या फिर उसके भी नीचे हो सकती है, जैसे हमारे पंचायती राज के ऊपर भी पावर डिवाइडेड है। तो वो हमने देखा कि रिलियंस ऑफ फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आपको लिख के आना है सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर डिवाइडेड है, ठीक है। और क्वासी फेडरल हमारा नेचर है, क्योंकि हम सेंटर जो हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगला हमने मीडिया के ऊपर देखा कि मीडिया का एवोल्यूशन क्या हुआ। पहले प्रिंट मीडिया भी नहीं थी, तो प्रिंट मीडिया आई, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, और प्रिंट मीडिया दोनों साथ में चल रही है। तो अब सबसे ज़्यादा जो अभी लाइक मीडिया का जो एवोल्यूशन हुआ था, जो कंटेम्प्रेरी टाइम से सबसे ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही है मीडिया, है ना। अगली चीज़ हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे मैंने आपको बताया कि क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या सोल्यूशंस है, और क्या होता है एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वो SDG गोल्स जो आपको लिख के आने पेपर में ज़रूर है ना। तो पीजेंट एंड फार्मर मूवमेंट हमने फिर देखे कि पहले क्यों होते थे, जो हमने देखा फेमिन्स की वजह से होते थे। फिर हमने देखा कि जो होने लग गए क्योंकि सीड्स की फैसिलिटीज़ नहीं थी, या फिर जो स्लो डाउन से मार्केट में उनकी वजह से। अगला जो हमने देखा MSP की वजह से होने लग गया। उसके बाद अगर हम देखें वुमेन इन डेवलपमेंट एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट, वुमेन इन डेवलपमेंट में हमने देखा कि इनमें वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि जेंडर एंड डेवलपमेंट के ऊपर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना। देन अगर हम नेक्स्ट देखें तो जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, जो कि मैंने आपको बताया कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि लाइक कोई भी पार्लियामेंट लॉ निकाला उसको आप चेक कर रहे हो कि बस भाई ठीक है ना, चेक एंड बैलेंस आता है आप जुडिशियल पार्लियामेंट के ऊपर, तो उसी के ऊपर आपको पूरा लिख के आना है। लास्ट हमने देखा रीजनलिज्म एंड एथनिक आइडेंटिटी, जिसमें हमने देखा कि रीजनलिज्म क्या होता है, इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और इसके लाइक हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं ना। तो यही था इस वीडियो में, मतलब MPS 003 के अंदर यही 10 क्वेश्चन में से कुछ 5 क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएंगे, और आप उस 5 क्वेश्चन के ऊपर आराम से 400 से 500 वर्ड्स लिख के आ सकते हो, और आपके 80% मार्क्स तो पक्के हैं, ठीक है। अब मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, देखो अगर आपने इस चीज़ के नोट्स बनाए आज, ठीक है, कुछ मत करना, पेपर से बस एक दिन पहले नोट्स से खोल के बैठ जाना, एक बार रीड कर लेना, वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं जो अपना 8 जुलाई है, जिस दिन हमारा MPS 003 का पेपर है, उस दिन सुबह 8 बजे एक वीडियो ड्रॉप करूँगा। वीडियो मुश्किल से 10 मिनट की होगी, ठीक है। उस वीडियो के अंदर जो आज मैंने बताया वो सारा मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा बस, ठीक है। आपका पेपर अगर लाइक 8 जुलाई का फर्स्ट स्लॉट में भी है तो 10 बजे ही होगा, ठीक है। तो आप जाने से 10 मिनट पहले देख सकते हैं वीडियो आराम से, और आपको आई होप समझ आ जाएगा कि आपने आज क्या पढ़ा था, क्योंकि आज 7 दिन पहले मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से अब तक आप थोड़ा बहुत भूल भी चुके होंगे, ठीक है। तो यही सब कुछ था। एक मैं वीडियो और निकालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आंसर कैसे लिख के आ सकते हो आप अच्छे नंबर के लिए, है ना, या फिर आंसर कैसे लिख के आने चाहिए, कि कैसे आंसर नंबर अच्छे मिल सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब वगैरह तो यार देख लेना, अगर पसंद आया तभी करना, वरना रहने देना। बाकी तो वही कि 2 घंटे पहले मैं आपके लिए निकाल दूँगा वीडियो, और बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वीडियो का, या फिर कौन सा टॉपिक सबसे अच्छे से आपको समझ आया, या फिर कौन सा नहीं समझ आया, वो भी बता सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो कल ड्रॉप होगी MPS 001 की, ठीक है।
जिसमें मैं उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, तो फिर चिंता करने की बात नहीं है, सारा आपका कवर करा दूंगा पेपर से पहले सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एंड बाय।